इज़ वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज के हम लोग का टॉपिक है करदान योग्यता का सिद्धांत, एबिलिटी टू पे थ्योरी। ठीक है, ये टैक्सेशन का है, मतलब कि कर का जो योग्यता संबंधी सिद्धांत है कि किसको कितना, जिसका जितना योग्यता होता है उसको उसी के अनुसार कर देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह करारोपण का एक सर्वमान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक करदाता को कर अपनी योग्यता के अनुसार सरकार को देना चाहिए। इस सिद्धांत में कर का आधार लाभ की प्राप्ति नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार अमीरों को अधिक कर भुगतान करना चाहिए क्योंकि गरीबों की तुलना में उनके पास आय संपत्ति अधिक होती है। तो करारोपण का जो यह सिद्धांत है वो क्या मानता है कि जिसका जितना योग्यता है उसी के अनुसार उसको कर देना चाहिए, यानी कि जो अमीर है उसको ज़्यादा कर देना चाहिए क्योंकि उसको कर देने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, और निर्धन वर्ग को कम कर देना चाहिए क्योंकि उसकी जो कर देने की कैपेसिटी है वो सबसे कम है। ठीक है, तो करदान क्षमता को जो है इसको दो तरीक़ों से मापा जा सकता है। इसका मापने का दो मेथड है। पहला है व्यक्तिपरक या भावात्मक दृष्टिकोण, जिसको सब्जेक्टिव अप्रोच बोला जाता है, और दूसरा है वस्तुपरक या बाह्य दृष्टिकोण, जिसको ऑब्जेक्टिव अप्रोच बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला अप्रोच क्या है। करदाता को कर देने की योग्यता का अनुमान उसके कष्ट उठाने की शक्ति, असुविधाओं को सहन करने की शक्ति तथा त्याग करने की शक्ति से लगाया जाता है। इसका कारण यह है कि करदाताओं को कर देने में कुछ भार सहन करना पड़ता है, या उसे कुछ न कुछ कष्ट होता है, या कुछ त्याग करना होता है। इस संबंध में अर्थात भावात्मक दृष्टिकोण से कार्यारोपण के तीन आधार हैं। ठीक है, तो भावात्मक जो दृष्टिकोण है या व्यक्तिपरक दृष्टिकोण कह ले, तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति जब भी कर देता है तो उसको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होता है, कि मतलब जैसे वो कर दे रहा है तो हो सकता है कि उसको एक महीने का अपना कुछ और बजट में से उसको काटना पड़े पैसा, और उसके बदौलत वो कर दे रहा हो, तो उसमें उसको कुछ कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो यही है भावात्मक दृष्टिकोण। इसका तीन आधार है। पहला है समान पूर्ण त्याग का सिद्धांत। ठीक है, तो डॉक्टर डाल्टन के अनुसार समान पूर्ण त्याग के सिद्धांत के अनुसार करों का द्रव्य संबंधी भार विभिन्न वर्गों पर या व्यक्तियों पर इस प्रकार से वितरित करना चाहिए कि उसका वास्तविक प्रत्यक्ष भार सभी करदाताओं पर समान रूप से पड़े। तो इसमें क्या है कि कर का जो भार होता है वो सब पर ऐसा, मतलब उसका बंटवारा करना चाहिए कि सबको एक ही समान कर देना पड़े। दूसरा है समानुपातिक त्याग का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत कर की दर आय के घटते बढ़ते के साथ साथ कम व अधिक होती रहती है। जिन व्यक्तियों में अधिक त्याग करने की क्षमता होती है वे कर के रूप में अधिक धनराशि देते हैं, और जिनकी करदान क्षमता तुलनात्मक रूप से कम होती है वे कम धनराशि देते हैं। तो समानुपातिक त्याग का मतलब क्या होता है कि अगर आपका आय इंक्रीज़ कर रहा है तो उसके अनुसार आपका जो कर है वो भी इंक्रीज़ करेगा, आप उसको इंक्रीज़ करके देंगे, और यदि आपका इनकम घट रहा है तो आपका कर भी घटना चाहिए। तो यही समानुपातिक त्याग सिद्धांत बतलाता है। तीसरा है न्यूनतम कुल त्याग का सिद्धांत। मार्शल पीगू, कार्बर, एजवर्थ इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक थे। इस सिद्धांत के अंतर्गत कर भार की समस्या के अध्ययन सामूहिक रूप से किया जाता है, न कि व्यक्तिगत रूप से। इस सिद्धांत के अनुसार कर निर्धारण इस प्रकार का होना चाहिए कि सब करदाताओं द्वारा जो कुछ त्याग किया जाए उसकी मात्रा कम से कम हो तथा सामाजिक लाभ भी अधिकतम हो। तो जो न्यूनतम कुल त्याग का सिद्धांत है इसमें मार्शल पीगू, काबलर, एजवर्थ जैसे अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि जो कर जो देना हो वो सब में ऐसा मतलब बांटा जाए कर को कि सबको अपना पैसा में मतलब कम कर देना पड़े, और उसमें जो उन लोग को सामाजिक लाभ होता है वो सबसे ज़्यादा हो। तो इसको उन्होंने उदाहरण के द्वारा भी एक समझाया है। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं कि इसमें माना गया है कि 4 करदाता हैं जिसमें सरकार को 10 इकाइयाँ कर प्राप्त करनी है। ठीक है, 4 करदाता हैं और सरकार को 10 इकाइयाँ प्राप्त करनी है। तो कर की विभिन्न इकाइयों से उत्पन्न सीमांत त्याग जो होगा वो निम्न है। तो कर की इकाइयाँ हैं और इधर त्याग है। कर की इकाइयाँ हैं 1, 2, 3, 4, और उधर जो त्याग है वो ABCD वो करदाता है। ठीक है, जो कर की त्याग है वो A की कितना है 7, 8, 9, 10, B की 8, 9, 10, 11,
सी की है 9, 10, 11, 12 और डी की है 10, 11, 12 और 13। तो अब हम लोग तालिका को एक्सप्लेन करेंगे कि यदि सरकार ए व्यक्ति से 4 इकाइयाँ कर और बी व्यक्ति से 3 इकाइयाँ कर, सी व्यक्ति से 2 इकाइयाँ कर और डी व्यक्ति से 1 इकाई कर प्राप्त करती है तो सरकार को कर की 10 इकाइयाँ प्राप्त हो जाएंगी तथा समाज का सामूहिक त्याग न्यूनतम रहेगा, क्योंकि ऐसी दशा में चारों करदाताओं का सीमांत त्याग बराबर है। एजवर्थ ने इस सिद्धांत की सराहना की तथा इसे कारारोपण का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना। उसके मत में इस सिद्धांत द्वारा करदाताओं का कष्ट जो होगा वो न्यूनतम हो सकेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा इसका जो दृष्टिकोण था वो था वस्तुपरक या बाह्य दृष्टिकोण। कुछ अमेरिकन अर्थशास्त्रियों ने करदान क्षमता का उचित आधार निश्चित करने के लिए वस्तुपरक दृष्टिकोण अपनाया है। इन विद्वानों के अनुसार मनुष्य की कर देने की शक्ति आंतरिक बातों से ना नापी जाकर बाह्य बातों द्वारा नापी जाती है, जैसे मनुष्य का उपभोग स्तर या व्यय, मनुष्य की संपत्ति, मनुष्य की आय। ठीक है, तो वस्तुपरक जो दृष्टिकोण दिया है, ये लोग उस लोग का जो उपभोग मतलब कैसा वो लोग कम प्राइस वाला चीज़ का उपभोग कर रहा है या फिर अधिक मतलब प्राइस वाला चीज़ का उपभोग कर रहा है, या उसकी संपत्ति कितनी है या फिर उसका इनकम कितना है मंथली, ये सब द्वारा वो लोग देखता है कि उसकी कर देने की क्षमता कितनी है, ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो चलिए इसमें जो फर्स्ट है उसको देखते हैं, मनुष्य की उपभोग स्तर या व्यय करने की जो क्षमता है। कुछ विद्वानों के अनुसार किसी व्यक्ति को उपभोग या व्यय कर देने की योग्यता का अच्छा माप है, अर्थात जिस व्यक्ति का जितना अधिक व्यय हो उससे उतना अधिक कर वसूल करना चाहिए। कर देने की योग्यता को मापने का यह आधार व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है। ठीक है, तो जो मनुष्य का जो उपभोग का स्तर है, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि व्यक्ति के पास जितना अधिक व्यय करता है तो उसका अधिक मतलब उतना ही अधिक कर भी वसूल करना चाहिए। तो ये क्या है, व्यवहारिक रूप से सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ये सही क्यों नहीं है। यदि एक मनुष्य अधिक व्यय करता है तो वह इस बात का सूचक नहीं है कि उसकी कर देय क्षमता भी अधिक होगी। जैसे एक बड़े परिवार का व्यय छोटे परिवार की अपेक्षा अधिक होगा, परंतु इसकी यह आशय नहीं है कि उसकी कर देने की योग्यता भी अधिक है। वास्तव में उसकी कर देने की योग्यता कम होगी। ठीक है, तो इसका मतलब व्यवहारिक नहीं है कहने का पीछे का तात्पर्य ये था कि बड़ा फैमिली जो होता है उसका व्यय अधिक होता है छोटे फैमिली की अपेक्षा। तो अगर वो ज़्यादा सामान खरीद रहा है क्योंकि उसको उसका ज़रूरत है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका इनकम भी उतना ही हो और उसको कर ज़्यादा देना चाहिए। इसका जो बी नंबर है वो है उपभोग के अनुसार कर लगाने से व्यक्तियों को अपना उपभोग कम करना पड़ेगा, जिससे उसकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी और अंत में देश के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो उस ये पॉइंट में क्या कहा गया है कि उपभोग अगर उसके अनुसार कर लगाया जाता है तो व्यक्ति सही में अपना उपभोग जो है वो क्या करेंगे, कम कर लेंगे ताकि वो कम कर दे सके। और अगर उपभोग कम करेंगे तो वस्तुएं कम खरीदे जाएंगी, अगर वस्तु कम खरीदे जाएंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, तो वो क्या होगा कि प्रोडक्शन पर उसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मनुष्य की संपत्ति। इसके अनुसार जिस मनुष्य के पास जितनी अधिक संपत्ति है उतना ही अधिक कर लेना चाहिए, परंतु किसी मनुष्य की संपत्ति को भी कर देने की क्षमता का उचित आधार नहीं माना जा सकता है। ठीक है, तो किस लिए नहीं माना जा सकता, चलिए देखते हैं। समाज में ऐसे भी बहुत से व्यक्ति होते हैं जिसकी आय तो अधिक होती है परंतु वे मितव्ययी नहीं होते, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पास संपत्ति नहीं होती है। ऐसी स्थिति में संपत्ति को कर देने की क्षमता का आधार मानना मितव्ययिता पर कर लगाना है। तो इसमें माना गया है कि जैसे कि हो सकता है कि वो जो संपत्ति उसको दिख रहा हो, ठीक है, पर वो हो सकता है कि वो गिरवी रखा हो या फिर उसका ना हो, तो ऐसा में उस पर उसको संपत्ति को देख करके कर लगाना क्या है वो गलत होगा। इसका बी नंबर है, संपत्ति का मूल्य आंकने में बहुत कठिनाई होती है। तो जितना संपत्ति है उसको देख करके उसका अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना कि उसका कितना प्राइस हो सकता है, तो वो कठिन हो सकता है। इसे सी नंबर है, संपत्ति का आधार भ्रामक हो सकता है क्योंकि प्रायः समान मूल्य की संपत्ति को समान आय प्राप्त नहीं होती है। तो जो संपत्ति का आधार है क्या है वो भ्रामक भी हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो सामान जितने प्राइस का दिख रहा हो वो उतना ही प्राइस का हो, क्योंकि प्राइस कम या ज़्यादा का भी हो सकता है।
डी नंबर है, संपत्ति के आधार पर यदि कर लगाया जाए तो व्यक्ति संपत्ति को एकत्र करने से हिचकेंगे और अमितव्ययी हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर संपत्ति के आधार पर कर लगाया जाता है तो व्यक्ति संपत्ति खरीदेगा ही नहीं, तो उसमें क्या होगा कि वो सही नहीं होगा। इसका तीसरा जो पॉइंट है वो है मनुष्य की आय। कुछ विद्वान मुद्रा आय को कर देने की योग्यता का उचित आधार मानते हैं। ऊंची आय वाले व्यक्तियों पर अधिक कर लगाना चाहिए और कम आय वाले व्यक्तियों पर या तो कर लगाना ही नहीं चाहिए और यदि लगाया भी जाए तो बहुत कम। तो मनुष्य के आय के अनुसार अगर कर लगाया जाता है तो अधिक आय वाले को अधिक आय देना चाहिए और कम आय वाले को कम या तो फिर नहीं लगाना चाहिए। परंतु मौद्रिक आय भी करदान योग्यता का उचित आधार नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह संभव है कि दो व्यक्तियों की मुद्रा आय समान हो परंतु एक की कर देने की योग्यता दूसरे की अपेक्षा कम है, क्योंकि उसे एक बड़े कुटुंब का भरण पोषण करना होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि मुद्रा के या फिर आय के अनुसार भी कर नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि दो व्यक्ति है, दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों को एक ही इनकम प्राप्त होता है, लेकिन हो सकता है कि एक का फैमिली बड़ा हो और एक का फैमिली छोटा हो, तो दोनों को क्या होगा, छोटा फैमिली को मतलब कि ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता होगा और बड़ा फैमिली के लिए उसको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता होगा, तो इसमें समान दर से कर लगाना सही नहीं होगा। बी है, कुछ व्यक्ति अपने आय परिश्रम मतलब जो आय है वो परिश्रम द्वारा अर्जित करते हैं, जबकि कुछ व्यक्तियों को आय अपनी पैतृक संपत्ति से प्राप्त होती है। कर देने की दर दोनों व्यक्तियों पर समान ही हो सकती। तो इसमें क्या है कि बहुत कोई मेहनत करके अपना संपत्ति खरीदते हैं और बहुत को पूर्वजों के द्वारा पहले से जो है वो मिला रहता है, तो उस पर दोनों को अगर एक दर से भी कर लगाया जाए तो वो सही नहीं होगा। लॉर्ड स्टम्प के मतानुसार अन्य आधारों की तुलना में आय का आधार कर देने की योग्यता का एक सर्वोत्तम प्रमाण है। यदि कर लगाते समय निम्न बातों का भी विचार किया जाए, ठीक है, तो कर लगाते समय हम लोग निम्नलिखित अगर बात को अगर हम लोग विचार में रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो कर लगाना क्या होगा, सही होगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से आधार हैं। पहला है न्यूनतम छूट। उचित निर्वाह के लिए न्यूनतम एक छूट देनी चाहिए। दूसरा है कुटुंबों की संख्या। कर निर्धारण के समय कुटुंबों की संख्या का भी ध्यान रखना चाहिए, अर्थात छोटे कुटुंब से बड़े कुटुंब की अपेक्षा अधिक कर लिए जाना चाहिए। तीसरा है वसूली का समय। जिस समय आय प्राप्त हो उसी समय कर वसूल लेना चाहिए, क्योंकि यह संभव है कि करदाता अगले वर्ष भारी आर्थिक हानि या अन्य कारणों से कर की अदायगी ना कर सकें। चौथा है अवक्षरण। पूंजी के मूल्य में घिसावट का व्यय कुल आय में से निकाल देना चाहिए। घिसावट का मतलब ये होता है कि हो सकता है कोई मतलब जैसे गाड़ी खरीदते हैं या फिर कुछ भी, तो मशीन या फिर कोई प्रोडक्शन करे तो वो मशीन का यूज़ करे, तो उसमें भी कुछ ना कुछ हो सकता है, उसका पार्ट पुर्जा ख़राब हो गया हो, उसको बनाने में उसको पैसा लगा हो या उसका मरम्मत करने में, तो वो सारा पैसा जो है वो माइनस कर देना चाहिए और उसके बाद आय जो है वो बता के उसको कर लेना चाहिए। पांचवा है आय का रूप। निजी श्रम की अपेक्षा संपत्ति से प्राप्त आय का अनार्जित आय पर अधिक ऊंची दर से कर लगाना चाहिए। छठा है अतिरिक्त आय। अंत में यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति की आय में कुछ अतिरिक्त आय शामिल है या नहीं। यदि सम्मिलित है तो इस पर अतिरिक्त ऊंची दर से और शेष आय पर कम दर से करारोपण होना चाहिए। आधुनिक कर प्रणाली में उपरोक्त सभी बातों का साधारणतया ध्यान में रखा जाता है। अभी जो कर प्रणाली है उसमें इन सभी बातों का क्या है, ध्यान रखा जाता है। करदान योग्यता सिद्धांत की आलोचनाएं भी क्या है, दो दृष्टिकोण से की जाती है। पहला सिद्धांत है भावनात्मक दृष्टिकोण, जो हमने पढ़ा, उसकी आलोचना की गई है। उपयोगिता या त्याग भावनात्मक विचार है, अतः इसे माप सकना क्या है, संभव नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है जिस पे इसका आलोचना किया गया है, चूँकि आय की सीमांत उपयोगिता ह्रास दर को मापा नहीं जा सकता, इसलिए कर की प्रगतिशील दर मनमाने ढंग से निर्धारित की जाएगी जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होगा। थर्ड जो है, कर देते समय यह मालूम करना अत्यंत कठिन है कि दो व्यक्तियों का त्याग समान है या नहीं है। तो ये भावनात्मक दृष्टिकोण की आलोचनाएं थी। अब देखते हैं वस्तुगत या वस्तुपरक जो है उसके दृष्टिकोण की आलोचनाएं क्या है।
पहला है, वस्तुगत दृष्टिकोण का उत्पादन शक्ति सिद्धांत यह बताने में असमर्थ है कि यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में दुगनी आय कमाता है तो क्या उस व्यक्ति की कर देने की क्षमता भी दुगनी होगी। और दूसरा है, वस्तुगत दृष्टिकोण के आधार पर कर लगाने से धनवान व्यक्ति करों से क्या है, बच सकते हैं। तो ये था हम लोग का करदान मतलब योग्यता के अनुसार जो कर देते हैं वो उसका सिद्धांत था। तो मतलब और ये जो हम आलोचनाएं लिखे हैं ये आप भावनात्मक जो दृष्टिकोण है वो जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसका आप आलोचना दे सकते हैं। उसके बाद फिर वस्तुपरक जो दृष्टिकोण है वो जब ख़त्म होता है उसके एंड में आप उसका आलोचना दे सकते हैं। तो मैंने एक ही जगह पे लिख दिया, अगर आप चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं, वैसे लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।